हेलो गाइस, तो इंजीनियरिंग एडमिशन तो हो चुके हैं। इंजीनियरिंग के कॉलेज में आ चुके हैं। कुछ लोगों के कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं या नेक्स्ट वीक से में भी स्टार्ट हो जाएंगे सबके कॉलेज। तो बेसिकली केटी क्या होता है, ये सबसे पहला लेसन आपको जानना चाहिए जब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो। तो क्यों? क्योंकि कुछ भी करना है बट ये केटी नहीं लेना है, ये केटी मिलना नहीं चाहिए। कोई प्रसाद नहीं है, रसगुल्ला नहीं है कि भाई भाई खाना ये क्या है, हमको भी चाहिए। नहीं रे भाई, ये केटी बहुत बुरी चीज है, ये आपको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। केटी का डिटेल एनालिसिस में आपको बताऊंगा कि भाई सबसे पहले आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो केटी क्या होता है। केटी इज कॉल्ड एज अ कीप टर्म। कीप टर्म ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है। अच्छा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले क्या होता था कि जब आप फॉर एग्जाम्पल 10th का एग्जाम देते थे, 12th का एग्जाम देते थे, 35 से कम नंबर आया पे फेल। फेल भाई, वापस से एग्जाम दो, तब तक आगे को आप कुछ कर ही नहीं सकते। बट इंजीनियरिंग में थोड़ा सा एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है कि भाई इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई इंजीनियरिंग में पासिंग मार्क्स जो होता है वो 40% होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। मुंबई, पुणे, नागपुर, ऑटोनॉमस, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं पर भी पूरे इंडिया में जो है इंजीनियरिंग का जो होता है बेसिकली पासिंग परसेंटेज 40% होता है। मतलब हर एक एग्जाम में आपको 40% होना चाहिए। ओके। और पहली बात, दूसरी बात की ये है कि पहले आप क्या करते थे, भाई 35 लाना है मुझे फिजिक्स में, तो भाई 28 ओरल से आ गया, 7 मार्क का लिख दिया, 35 हो गया, बस पास। यहां पर ऐसा नहीं होता। इंजीनियरिंग में आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। इंजीनियरिंग में आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। सेपरेटली मतलब भाई अलग अलग, बराबर। जो आपका ओरल होगा, ओके, ओरल एग्जाम और रिटन एग्जाम दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है। ओके। अगर आप ओरल एग्जाम में फेल हुए या 40% नहीं आया तो उसको बोलते हैं इंटरनल केटी। क्या बोलते हैं? इंटरनल केटी, ठीक है। और अगर आप रिटन एग्जाम में फेल हुए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल केटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल केटी, ठीक है। एक साल में 3 इंटरनल केटीज अलाउड है। मतलब अगर समझ लो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में 5 सब्जेक्ट है, ओके, 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, बट 5 सब्जेक्ट का रिटर्न पेपर होता है मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो समझ लो 5 पेपर लिया आपने, छठा सब्जेक्ट हो सकता है सिर्फ ओरल होगा, ठीक है। तो अगर समझ लो पहले सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, दूसरे सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट हो गए, ओके। और जैसे मैंने बोला एक एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, उसको मिला के 12 सब्जेक्ट हो गए। तो 12 सब्जेक्ट में इंटरनल केटी की जब हम बात करें तो भाई जब आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो, बराबर, सेकेंड ईयर में आपको जा रहे हो, तो इंटरनल केटी 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपको, बराबर। और रिटर्न में एक्सटर्नल केटी 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल केटी 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि समझ लो आप सेम 1 में एक दो सब्जेक्ट में ओरल में फेल हो गए तो 2 केटी लग गई। एक रिटर्न, एक जो है सेम 2 में ओरल में फेल हो गए, 3 हो गया। 3 इंटरनल केटी लग गया, आप आगे नहीं जा सकते, बराबर। और रिटर्न एग्जाम में समझ लो पहले सेम में अपने 2-3 में फेल हो गए, बराबर, और दूसरे में 2 में फेल हो गए, 5 केटी लग गई, एक्सटर्नल केटी 5 लग गई, बराबर। रिटर्न एग्जाम जो होता है ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का एग्जाम, 5 केटी लग गई, तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते, बराबर। ऐसा रूल होता है सारे मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का, यही रूल है। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी का यही रूल है। तो भाई इस चीज को आपको याद रखना है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो एटलीस्ट 40% पासिंग मार्क लाऊं। हाँ, इसका एक एडवांटेज ये है कि चलो 10th-12th में क्या होता था, अगर फेल हो गए तो आगे जा ही नहीं सकते, बट यहां पर आप आगे जा सकते हो। सेम 1 में समझ लो आपने 2-3 फेल हो गए, केटी लग गई, 3 सब्जेक्ट में लग गई, ओके, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। तो भाई सेम 1 में 5 या 6 सब्जेक्ट थे, उसमें से आपने 3 से 4 पास कर लिए, 2 में आपने केटी लग गई, बराबर। तो आप सेम 1 में अटक जाओगे, आगे पढ़ पाओगे ऐसा नहीं होगा। फेल हुए तो भी आप सेम 2 में जाओगे, सेम 2 में जो भी 5 से 6 सब्जेक्ट है वो तो पढ़ना ही है। वो 5 से 6 सब्जेक्ट के अलावा जो 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, ओके, उसका भी पढ़ाई करना होगा, समझना। और सिंपल है, जो केटी लेके आओ केटी फॉरवर्ड होता है। आप इंटरनल केटी लेके गए तो नेक्स्ट सेम में उस सब्जेक्ट का सिर्फ इंटरनल केटी आपको करना है, रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं। अगर आपको रिटर्न एग्जाम में केटी लगी है तो नेक्स्ट सेम में गए तो इंटरनल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिटर्न एग्जाम देना रहेगा। तो इस तरह से होता है भाई। इट इज जब किसी सब्जेक्ट में आप 40% से कम लाते हो, 40% से कम लाते हो तो आप फेल हो जाते हो। बट यहां पर फेल नहीं बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? इसे केटी बोला जाता है। केटी का मतलब होता है कीप टर्म। केटी का मतलब क्या होता है? कीप टर्म। मतलब क्या? वो सब्जेक्ट आपके लिए कीप किया गया नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ केटी। ओके, केटी देखो, केटी कीप टर्म्स या कैप्ट टर्म्स आप बोल सकते हो, पास्ट टेंस मतलब उसका, ओके। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में, ऑटोनोमस कॉलेजेस में उसे एटी केटी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एटी केटी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है,
दोनों एक ही चीज है। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में केटी कहते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, नागपुर जगह, कोई कोई ऑटोनोमस कॉलेज है केटी की जगह पे एटी केटी बोलता है, एटी केटी मतलब अलाउड टू कीप टर्म्स, अलाउड टू कीप टर्म्स। बात एक ही है जो मैंने समझाया। तो भाई इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी भी सब्जेक्ट में केटी अपने को नहीं लेना है, कम से कम 40% तो आ जाए, 40% तो आ जाए, और आराम से ला सकते हैं। अगर आपने पिछले किसी भी सब्जेक्ट का आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो, पिछले 5 से 6 यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो पेपर होता है, बराबर, एक तो नॉर्मल पेपर होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के टाइम पे, और एक होता है केटी का पेपर। दोनों पेपर ऐसा काउंट करके पिछले 2 से 3 साल का, मतलब 5 से 6 पेपर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, वही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आराम से आपका केटी उतना 40% तो आपका आ ही जाएगा। अगर पिछले 6 पेपर आप सॉल्व कर लेते हो अच्छे से, तो अच्छे से दिमाग में फिट कर लेते हो, तो वो 6 पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे 40% आपको मिलना ही मिलना है, आना ही आना है। तो ये है आपका सीक्रेट फॉर्मूला। अगर केटी लग गया तो क्लियर कैसे करे उसके लिए, या केटी ना लगे उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, कॉलेज जो बोल रहा है वो करो, पढ़ाई वढ़ाई सब करो, सब अच्छे से करो, बट पिछले साल का 6 पेपर, मतलब पिछले 6 पेपर, मतलब एक साल में 2 पेपर, तो ऐसे 6 पेपर यूनिवर्सिटी से, वेबसाइट से, कॉलेज के लाइब्रेरी से, कहीं से भी ढूंढो और उसको सॉल्व करो, उसको याद करो, उसको मेमोराइज करो, उसको प्रैक्टिस करो, और खुद को परफेक्ट बनाओ कि भाई मैं सब्जेक्ट में कितना भी कमजोर रहूंगा चलेगा, बट केटी नहीं लेना अपने को, वरना केटी से प्लेसमेंट में भी इफेक्ट पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? तो दैट इज द थिंग। इसके कुछ और टर्म्स कंडीशन है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी ये एग्जांपल बताओ, एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट है, बराबर। टोटल अटेम्प्ट मतलब देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली देखो यहाँ पर 80 मार्क का है, बराबर, 60 मार्क का आपने अटेम्प्ट किया, 60 मार्क का, 80 मार्क का पेपर है, 60 मार्क का आपने अटेम्प्ट किया। अब अटेम्प्ट जितना करोगे उतना फुल मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं, नंबर कटते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 32 मिला तो आप पास हो, 32 मिला तो पास हो, बिकॉज 80 का कितना होता है, 80 का 40% कितना होता है, 32। अगर मैं बोलूँ 60 मार्क, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में 1-2 पेपर जो है 60 मार्क के भी होते हैं, बराबर, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 80%, 8 3 24, बराबर। तो 60 नंबर में 24 चाहिए, 80 नंबर में 32 चाहिए। अगर ये रिटर्न एग्जाम मोस्टली 60 नंबर के होता है, या तो 80 नंबर का होता है रिटर्न एग्जाम। जो ओरल होता है वो 20 मार्क का होता है, जिसमें 8 चाहिए, इसमें 8 चाहिए, बराबर। कितना मैंने बोला, 40%। और अगर समझ लो कोई पेपर 30 मार्क का है, तो भाई 8 के हिसाब से आप 40% जो है कर लो, 40% जो है कर लो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो उसमें 12 मार्क अपने को लाना है। तो ओरल में अगर 20 मार्क का है तो कम से कम 8 मार्क लाना है, 30 मार्क का है तो 12 मार्क लाना है, जो इंटरनल यूटीज होते हैं, बराबर, उसमें। और रिटर्न एग्जाम में कम से कम 80 में से 32 नहीं तो 60 में से 24 लाना है। ये दिमाग में रखना है, कैसे भी आवे, कैसे भी आए। अगर समझ लो 80 में से 10 नंबर आया तो आप फेल हो, तो आप फेल हो, तो आपको क्या लग गया, केटी लग गया, आपको क्या लग गया, केटी। तो एक सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में बढ़ गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट में केटी लग गई, 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लोड बढ़ जाएगा आपका। तो भाई ये है, तो एक एडवांटेज ये है कि आप रुक नहीं जाओगे, आप आगे का पढ़ाई चालू रखोगे, बराबर, और साथ में आप केटी का एग्जाम भी दोगे, तो ये एक एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज ये है कि अगेन केटी लग गया, भाई केटी नाम पे लग गया, तो भाई केटी लग गया तो थोड़ा सा ये होता है, प्लेसमेंट के टाइम पे तो आपको कोई भी केटी नहीं लेनी चाहिए, पहले अगर कोई केटी है तो सब क्लियर होना चाहिए। प्लेसमेंट में आप जब जाएंगे या इंटर्नशिप में लिए, इंटरव्यूज के लिए, बराबर, तो उसका रूल होता है, क्या रूल होता है कि कोई केटीज है पहले के तो वो क्लियर रहने चाहिए, कोई भी केटीज बैकलॉग नहीं रहने चाहिए, ऐसा होता है, केटी का बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। अब इंजीनियरिंग में ये सिस्टम होता है, मैं आपको बता दूं कि भाई 10 CGPA कोई भी स्टूडेंट लाता, कोई भी स्टूडेंट 85% में 100% के बीच में लाता है, कोई भी स्टूडेंट 85 से 100% के बीच में लाता है, तो उसको मिलता है 10 CGPA। कितना मिलता है, 10 CGPA। उसका पॉइंटर कितना हो गया, 10, उसका पॉइंटर कितना हो गया, 10। तो कोई भी पूछेगा भाई तेरा इंजीनियरिंग में कितना आ रहा है, मेरा 10 पॉइंटर आ रहा है, तो आपके दिमाग में लगा, अरे 100% ला रहा है, ये 100% ला रहा है। 100% नहीं, आप 85 भी लाओ तो भी वो 10 पॉइंटर कहलाता है, दैट इज आउटस्टैंडिंग ओ, बराबर। अगर आपको 80 से 84 के बीच में आता है तो 9 पॉइंटर, अगर आप 75 टू 80 के बीच में आते तो 8 पॉइंटर, आपका 65 टू 74 के बीच में आता है 7 पॉइंटर, बराबर। मोस्टली ट्राई करने का कि 60% के ऊपर लाए, 60% का ऊपर लाने का ट्राई करो, 60 टू 65, 65% नहीं तो कम से कम 60% का ऊपर लाने का ट्राई करो। मतलब अपना टारगेट 7 पॉइंटर होने चाहिए, 7 पॉइंटर के ऊपर ही लाओ, 10 पॉइंटर के ऊपर ही लाओ। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे MNC कंपनी जो होते हैं, बराबर, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनका क्राइटेरिया होता है कि बस 60% के ऊपर होना चाहिए इंजीनियरिंग में, बराबर, ऐसा। तो आपको 60 या 65 के ऊपर लाना चाहिए, 7 CGPA लाने का ट्राई करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और कोई सब्जेक्ट
कमजोर है, कोई सब्जेक्ट एकदम अब ये कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। एक सब्जेक्ट में 8 आया, एक सब्जेक्ट में 7 आया, एक सब्जेक्ट में 6 आया, एक सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट है ना, पांचों का मिला के डिवाइड बाय 5 मिलाएंगे तो ये आपका मिलेगा सीजीपीए, पांचों सब्जेक्ट का लेके। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर समझ लो कि आप एक सब्जेक्ट में ज्यादा लेते हो, एक सब्जेक्ट में कम लाते हो, तो ओवरकम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसमें ट्राई करो एटलीस्ट भाई 4 के वो तो ऊपर आ जाए, 40% के ऊपर आ जाए, केटी ना लगे, केटी ना लगे, ये आपका ट्राई होना चाहिए, केटी ना लगे इसका ट्राई होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट बहुत ही कमजोर है तो, बट जिसमें आप अच्छे हो उसमें ट्राई करो कि भाई 7-8 के ऊपर है, उसमें ट्राई करो कि 7-8 के ऊपर है। तो ये परसेंटाइल और सीजीपीए का कन्वर्जन है, फ्यूचर में आपको काम आएगा, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो चीज़ों। ठीक है, ग्रेडिंग स्कीम है, सारी यूनिवर्सिटी का ऐसा ही होता है। तो जो सर मैंने आपको बोला कि 40% होना चाहिए भाई, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो या रिटर्न पेपर हो, इंटरनल असेसमेंट हो या रिटर्न पेपर हो, 40% होना ही चाहिए। तो ये केटी के रूल क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि केटी का क्या रूल रेगुल, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में, पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल है, बराबर। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल मैं बता रहा हूँ, तो पुणे यूनिवर्सिटी में मोस्टली यही है, बाकी यूनिवर्सिटी में भी मोस्टली यही है। ओके, ठीक है। तो ये आपके सारे रूल रेगुलेशन मैंने बताया। अब ये बताता हूं मैं कि गोल्डन केटी क्या होता है। केटी में अभी एक होता है गोल्डन केटी। गोल्डन केटी क्या होता है मैं बताता हूं। आपने सेम 1 में कोई पेपर दिया, बराबर, वो नहीं निकला। आपने सेम 2 में भी दिया, उस पेपर को नहीं निकला। सेम 3 में भी दिया, नहीं निकला। सेम 4 में भी दिया, नहीं निकला। इतने बार दिया, नहीं निकला भाई। देखो, सेम 1 या सेम 2 को कोई भी पेपर सेम 3 सेम 4 में आपको क्लियर कर ही लेना चाहिए। अगर सेम 3 सेम 4 में क्लियर नहीं कर पाओगे तो वो बन जाएगा गोल्डन केटी। क्या बन जाएगा? गोल्डन केटी। और इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि सेम 3 सेम 4 का मतलब होता है सेकंड ईयर, सेम 1 सेम 2 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का कोई भी पेपर आप थर्ड ईयर में लेके नहीं आ सकते। फर्स्ट ईयर का कोई भी पेपर आप थर्ड ईयर में नहीं लेके जा सकते, उसको सेकंड ईयर तक क्लियर करना ही रहता है, उसको सेकंड ईयर तक, फोर्थ सेमेस्टर तक क्लियर करना ही रहता है। अगर वो क्लियर नहीं होता है तो गोल्डन केटी बन जाता है। और इससे क्या होगा? आपका ड्रॉप लग जाएगा। आपका क्या जाएगा? ईयर ऑफ। ईयर ऑफ का मतलब होता है आपको ड्रॉप लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ड्रॉप। कोई स्टूडेंट बोलेगा मेरे को ड्रॉप लग गया, मतलब वही मतलब है कि भाई उसको क्या हो गया, उसको 2 कंडीशन हो सकता है ड्रॉप लेने। ड्रॉप 2 तरीके से आता है, या तो आपके पास 5+ केटी है, या तो आपके पास 5+ केटी है। किसी भी एक साल में अगर 5 से ज्यादा केटी है तो दूसरे साल में आप नहीं जा सकते, आपको 1 साल गैप लेके वो केटी क्लियर करना पड़ता है। तो आपको लग गया ड्रॉप। क्या लग गया? ड्रॉप। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? केटी क्या होता है तो समझ में आया, ड्रॉप क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया। और दूसरा कंडीशन ये है कि भाई 5 नहीं, मेरे पास एक ही केटी है बट वो फर्स्ट ईयर का है और सेकंड ईयर के एंड तक क्लियर नहीं हुआ, चौथे सेमेस्टर तक क्लियर नहीं हुआ, तो आप सेम 1 का या सेम 2 का कोई भी केटी थर्ड ईयर में नहीं लेके जा सकते। आपको पहले वो एक ही सब्जेक्ट, भले एक ही सब्जेक्ट हो, भले एक ही सब्जेक्ट हो, आपको गैप लेना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर आप फिर थर्ड ईयर वहां पर रिज्यूम कर सकते हो। तो उसमें लग जाता है ड्रॉप। क्या लग जाता है? ड्रॉप। तो आज मैंने आपको बताया कि भाई केटी क्या होता है और क्या होता है, और क्या मैंने बताया आपको, ड्रॉप क्या होता है, गोल्डन केटी क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। समझना? तो ये आपके मार्कशीट पे असर पड़ता है, बिकॉज जितना केटी वेटी रहेगा तो आप कंपनीज में अप्लाई नहीं कर पाओगे, बराबर। डिग्री कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल 4th ईयर आपका हो चुका है, 4th ईयर आपका हो चुका है, 4th ईयर आपने सब क्लियर कर लिया अच्छे नंबर से, बट थर्ड ईयर का कोई पेपर अभी तक निकला ही नहीं है। आप किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, प्लेसमेंट नहीं ले पाओगे, कहीं जॉब नहीं कर पाओगे। तो केटी क्लियर होना पूरा जरूरी है, तभी आपको डिग्री मिलेगा और तभी आपका डिग्री कंप्लीट माना जाएगा और तभी आप जॉब के लिए क्लियर हो। कोई भी केटी का बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, बराबर। देखो, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा कि आप उसके 6 पेपर को अच्छे से बोलते ना कि भाई प्रैक्टिस ना कर पाओ, याद ना कर पाओ। 6 पेपर तो कोई भी प्रैक्टिस करके याद कर सकते हो ना, जो आप 10th-12th में करते थे, बोर्ड के पीवाईक्यू करते थे, सिटी के पीवाईक्यू करते थे, वही यहाँ पर भी करना है। भाई कोई भी सब्जेक्ट लग रहा है कि भाई बहुत कमजोर है, पासिंग का भी टेंशन आ रहा है, तो भाई क्या करो कि भाई उसके 6 पेपर उठाओ पिछले 3 साल के और चाट डालो पूरा एकदम अच्छे तरह से, रिटर्न प्रैक्टिस करो, बार बार रिटर्न, 2 बार 3 बार 4 बार रिटर्न प्रैक्टिस करो, पूरा इधर घुस जाएगा और फिर उसमें से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, 40 से 50% उसमें से क्वेश्चन आएंगे आएंगे और आपका वो सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो भाई नियमित रूप से पढ़ाई करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, ऐसा मत समझो कि भाई स्टार्टिंग से आप क्या करोगे, ये सब्जेक्ट हार्ड है, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, फिर एग्जाम के टाइम पे करने आते हो ऑलरेडी हार्ड है, वो ऑलरेडी हार्ड है और एग्जाम के टाइम पे आप कम टाइम में करो तो कैसे होगा। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेम में जैसे मैं बता दूं कि मैकेनिक्स, मैथ्स,
बी ट्रिपल, ये 3 सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। हर एक सेमेस्टर में आपको 6 में से 50% सब्जेक्ट इजी लगेगा और 50% सब्जेक्ट आपको हार्ड लगेगा। जब सेम 2 में जाओगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, और बी ट्रिपल अगर सेम 1 में है तो सेम 2 में होगा, अगर सेम 1 में नहीं है तो, और नहीं है तो होगा, वाइस वर्सा होता है। या मैकेनिक्स का भी ऐसा वाइस वर्सा होता है, ग्राफिक्स है तो मैकेनिक्स दूसरे सेम में, मैकेनिक पहले दूसरे में ग्राफिक्स। ओके, वो डिफिकल्ट होता है, बराबर। तो ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट वाले हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देगा। मैथ्स, मैथ्स हमेशा डिफिकल्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो सेकंड ईयर का हो, बराबर। तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें देखना चाहिए भाई इजी चैप्टर कौन है वो पहला करो। ओके, हार्ड सब्जेक्ट में भी देखो भाई इजी चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है उसमें सबके सब तो हार्ड नहीं होंगे ना, कुछ तो इजी होगा। तो 50 to 60% सिलेबस आप इजी वाले जो भी है वो करके जाओ, बराबर। पिछले 6 साल के 6 पेपर जो अच्छे तरीके से सॉल्व करो, उसको रिटर्न प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। जो सब्जेक्ट को डिफिकल्ट लगता है उसको ओरली नहीं रिटर्न करना चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। फिर अपने जो सीनियर्स होते हैं, ओके, जो पढ़ चुके हैं उनको बताओ, उसे पूछो कि भाई ये टॉपिक से सर ये पूरा 6 चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बताओ जो एग्जाम में आते आते। ये बात आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, क्योंकि आपका सीनियर से बनता होगा कॉलेज में, या तो आपके फैकल्टी से पूछ सकते हो, मैडम प्लीज ना, मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैडम प्लीज ना बता दो ना इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखो वो जो प्रोफेसर है, जो फैकल्टी है, भले आपके लिए ऐसा लगता है भाई क्या आता है भाई, क्या बोरिंग आदमी है, क्या बोरिंग टीचर है, मजा ही नहीं आता, बट वो बंदा, वो जो भी है, मेल फीमेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वो उस सब्जेक्ट का महारथी है, वो उस सब्जेक्ट में उसने अपना टाइम दिया है, अपना पूरा लाइफ दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट का वो एक्सपर्टीज है। तो वो जो टॉपिक बोल देगा ना, उस पर कुछ ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बस आप क्या करो, हर एक चैप्टर से 2-2 3-3 टॉपिक, 2-2 3-3 टॉपिक उससे मुंह से निकलवा लो कि सर प्लीज हर एक सब्जेक्ट का 2-2 3-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट बता दो ना, मैं उतना करके जाऊँ पास जाऊँ प्लीज। वो देगा ना, वो आना ही आना है। इट इज द बेस्ट फॉर्मूला, हमेशा काम करता है। ओके, समझ में आया? तो ये करना है आपको, ठीक है। तो ये भाई यही सिंपल तरीका है कि भाई अगर आपने ऐसा किया तो आपको 80-80 कुछ नहीं लगेगा, आराम से सब क्लियर हो जाएगा, समझ में। और होता है ऐसा, देखो आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स का सबको हार्ड लगता था, केमिस्ट्री मैथ्स इजी लगता था 12th में, तो वैसा ही इंजीनियरिंग में भी होता है, कोई ना कोई एक आध सब्जेक्ट आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, तो भाई उसमें गेड़ी नहीं लगना चाहिए, अपने को ध्यान रखना है। उसके लिए अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी। भाई दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है, उसमें फ्री इंजीनियरिंग कोर्स है, करो। मैथ्स का प्लेलिस्ट है, बी ट्रिपल का प्लेलिस्ट है, ग्राफिक्स का प्लेलिस्ट है, मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट है, प्लेसमेंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, ग्राफिक्स का, मैकेनिक्स में स्टैटिक डायनेमिक दोनों है, पाइथन प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट है, सी प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट है, सारे सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट अवेलेबल है दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में बिल्कुल फ्री में। तो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, करो। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए गए। यूट्यूब पे हम समझते हैं कि बच्चे एंड मोमेंट पे, एग्जाम मोमेंट पे आते, ये बच्चों को उतना टाइम नहीं देना रहता इंजीनियरिंग में, तो हम खुद ही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, और इंजीनियरिंग के फैकल्टीज जो है पढ़ाए गए उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, जिसने बताया टीचर के एक्सपर्टीज को उनको मालूम रहता है इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो करोगे डेफिनेटली आप अच्छे से पास हो जाओगे, तो बिल्कुल करो। इसके अलावा मैं बता दूं कि भाई एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है एसबीआई स्कॉलरशिप के ऊपर, किसी ने नहीं देखा रहेगा तो देख लो, ओके। कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, कोई भी ईयर का स्टूडेंट, कोई भी डिग्री स्टूडेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देख लें और 75,000 का स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दें, कौन सा टॉपिक है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है इंजीनियरिंग में सर ये वर्ड पहली बार सुना है, आप बताओ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।